अब हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना वो अच्छी होती है लीनियर सर्च से। करना इसमें भी हमें सर्च ही है, जैसे की 12 है तो हमें इसे इसमें 12 की को ढूंढना है। बट इसमें क्या होना चाहिए, जो हमारा एरे होना चाहिए ना, और उसकी वैल्यूज़ मतलब एरे की वैल्यूज सॉर्टेड होनी चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, छोटे से बड़ा 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 होते जा रही है। और जो हमारा लीनियर सर्च था उसमें हमारी रैंडमली वैल्यूज़ थी, कोई आगे छोटी थी बड़ी थी, ठीक है, तो हमें एक एक पे जाके सर्च करना पड़ता था। तो बाइनरी सर्च में हमारे पास क्या होता है, सॉर्टेड एरे होना चाहिए, तब हमें बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा 3 3 6 7 8, ये 8 उसका एरे है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे हाफ हाफ में, 4 4 में कर लेंगे। तो इसको हाफ और हाफ में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हाफ हाफ में डिवाइड, हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें भी हम 2 पॉइंटर को इनिशलाइज कर लेंगे, स्टार्ट इक्वल टू 0 से और एंड को n-1 से, ठीक है ना। 2 पॉइंटर इनिशलाइज कर लिए। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, स्टार्ट और एंड को, और डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमें हमारी मिड वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 0 और 7 को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये मिड वैल्यू हो गई हमारी 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब ऐसे करेंगे हम, जैसे ये वाला एरे है इसे हाफ मिड मतलब हाफ निकालिए, मतलब 2 एरे बन गए, एक ये एरे बन गया, एक ये एरे बन गया। हो सकता है कि हमारा जो हमारा एरे ऑफ मिडल है, जो मिडल पे वैल्यू है वही हमारी की के इक्वल हो। मानो कि हमें 8 की थी हमारी और वही फाइंड करनी थी, वही मिडल पे मिल गई, तो हम अपना मिडल को रिटर्न कर देंगे। बट ऐसा हो सकता है जो हमारी मिडल पे हमारी जो वैल्यू आई है वो हमारी की से क्या है, छोटी है। तो जैसे यहाँ तक है, तो ये जब ये डिवाइड हो गया है, एक ये वाला एरे बन गया है और एक ये वाला एरे बन गया है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरी की भी 8 ही है और मेरा मिड आया 8, तो दोनों सेम है, तो हम मिड रिटर्न कर देंगे। अब माना कि मेरी वैल्यू, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो मेरी की है वो मेरे मिड से क्या है, बड़ी है, तो अब हमें इस इधर वाले एरे में जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर तो छोटी होंगी सारी। तो अगर मेरी की बड़ी है मेरे मिडल से, तो हम आगे वाले एरे में जाएंगे। अगर मेरी की क्या है, बड़ी है मिडल वैल्यू से, तो हम किस में जाएंगे, सेकंड हाफ में। मानो कि हमारा ये मेरा फर्स्ट हाफ है और ये मेरा सेकंड हाफ है, तो अगर मेरी क्या की वैल्यू बड़ी है तो हम इस सेकंड हाफ में जाएंगे। अगर मेरी की वैल्यू क्या है, छोटी है, मानो मेरी की वैल्यू 4 है, तो आया तो मैं 8 पे हूँ, तो मुझे 8 से छोटा चाहिए, तो मैं फर्स्ट हाफ में जाऊँगी। तो ये वाला लॉजिक है। अगर मिडल वैल्यू की के इक्वल है तो वही रिटर्न कर देंगे। अगर की वैल्यू बड़ी है तो हम सेकंड हाफ में जाएंगे, अगर की वैल्यू छोटी है तो हम फर्स्ट हाफ में जाएंगे। होप ये समझ आ गया होगा। जैसे अब ये 12 है तो ये तो मिड के इक्वल नहीं है, मतलब ये तो मिड तो मेरा 8 आया है, बट ये तो 12 है, मतलब मिड से बड़ी वैल्यू है, तो 8 के पीछे तो सारी छोटी होगी, तो मैं सेकंड हाफ में जाऊंगी, इधर वाली में। अगर ये 2 होता तो फिर मैं इधर वाली में जाती, ठीक है ना। तो मानो जैसे सेकंड हाफ में जाना है, तो सेकंड हाफ कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा सेकंड हाफ। तो क्या होगा, मिड प्लस 1 होगा। क्या होगा, मिड प्लस 1 होगा। आपकी स्टार्टिंग उसकी क्या होगी, मिड प्लस 1। एंड तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सेकंड हाफ यहाँ से शुरू है, तो ये क्या है, ये वाला मिड था, तो ये मिड प्लस 1, और जाना कहाँ तक है, यहाँ तक, तो एंड क्या है, n-1। अगर मुझे फर्स्ट हाफ में जाना है तो ये मिड था, ठीक है ना, तो इसमें हमारा मिड क्या है, अब की स्टार्टिंग वैल्यू ये होगी, और हमारा जो एंड होगा वो क्या होगा, मिड -1 होगा, मतलब ये वाला। क्योंकि हमें क्या है, अब इधर तो ऐसे जाना था, तो यहाँ से ये तो मिड वैल्यू हो गई, ये वाला आंसर नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना था, तो स्टार्टिंग क्या थी इसकी, मिड प्लस 1 थी, और एंड ये था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो अब के स्टार्टिंग इसकी क्या होगी, मिड -1 होगी, और स्टार्टिंग तो 0 होगी, मतलब, और एंड क्या होगा, मिड -1 होगा, क्योंकि यहाँ ये तो मिड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ही तो चलता है, तो स्टार्टिंग 0 और एंड क्या होगा, मिड -1 होगा, ठीक है। और अगर इस वाले सेकेंड हाफ में जाना है, तो स्टार्टिंग क्या होगी, मिड +1 होगी, एंड ही होगा, क्योंकि ऐसे ही स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यूँ जाते हैं, यहाँ से लेके यूँ जाते हैं, तो मिडल हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, तो अगर मेरा इस हाफ में, तो स्टार्टिंग तो ये हो गई, और एंड क्या हो गया, स्टार्टिंग तो ये हो गई, एंड हो गया हमारा मिड -1। अगर ये वाला हाफ आया तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगी, मिड +1, और एंड n-1 ही रहेगा। हो, ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। सूडो कोड से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अब हम इसका सूडो कोड देख लेते हैं। तो हम एक स्टार्टिंग लेंगे 0 से, एंड लेंगे n-1 से, और सेम कंडीशन है जब तक हमारा एंड क्या रहेगा,
बड़ा रहेगा, बट इसमें हम इक्वल टू लगाना भी बहुत ज़रूरी है। पिछले वाले कोड में हमने इक्वल टू नहीं लगाया था, सिर्फ कंडीशन डाल दी थी कि एंड ग्रेटर देन होना चाहिए स्टार्ट से, क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू आता तो बीच वाला अगर बचता भी तो 3 का 3 रहता स्वैप होके। बट इसमें इक्वल टू क्यों ज़रूरी है? इक्वल टू इज़ नेसेसरी फॉर सिंगल एलिमेंट लेफ्ट इन लास्ट। इसका मैं एग्जांपल से बता दूंगी कि इक्वल टू क्यों नेसेसरी है। अगर हमारा एक सिंगल एलिमेंट छूट जाता है इसलिए वाला ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जब हम रन करते थे तो उसमें मैंने रन करके देखा था तो प्रॉब्लम आई थी। आगे मैं बता दूंगी कि इक्वल टू क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हमें याद रखना है इसमें स्टार्टिंग हमें कंडीशन क्या रखनी है, जब तक एंड हमारा लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है, एंड बड़ा होना चाहिए। फिर वही हमने मिडल वैल्यू निकाल लेनी है स्टार्ट प्लस एंड करके 2 से। फिर चेक करना है हमें क्या वो हमारी की के इक्वल है तो रिटर्न कर देना है। फिर दूसरी कंडीशन लगानी है, अगर हमारी की बड़ी है, बड़ी होगी तो ये वाली कंडीशन होगी सेकंड हाफ में, तो स्टार्ट को अब क्या कर देंगे हम मिड प्लस 1 कर देंगे, ठीक है ना। और अगर हम फर्स्ट हाफ में जाते हैं, मतलब ये दोनों भी नहीं है, फर्स्ट हाफ में जाएंगे तो एंड अब के क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा मिड माइनस 1, क्योंकि इसमें क्या था एंड तो सेम था, एंड हमारा ये था और स्टार्ट हमारा ये था। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो हमारा सिर्फ स्टार्ट चेंज होता है, और ये वाली कंडीशन होती है तो हमारा क्या चेंज होता है, ये वाला चेंज होता है। तो इसमें सेकेंड हाफ में स्टार्ट मिड प्लस 1 हो जाता है, और अगर फर्स्ट हाफ की कंडीशन है तो एंड मिड माइनस 1 हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि स्टार्ट 0 है तो ये तो हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है, और स्टार्ट एंड माइनस 1 है, तो सेकेंड हाफ में स्टार्ट मिड प्लस 1 हो रहा है, तो सेकेंड हाफ की कंडीशन में स्टार्ट मिड प्लस 1 हो रहा है, और दूसरी वाली कंडीशन में फर्स्ट हाफ में एंड मिड माइनस 1 हो रहा है, तो एंड को मिड माइनस 1 कर देंगे, और नहीं मिलती है तो रिटर्न कर देते हैं -1। ये मेरा सूडो कोड है, मेरा असली कोड नहीं है। तो अब आ जाता है हमारा जो कोड है, तो लेट्स राइट आवर कोड। तो हमने ये लिख लिया, ये लिख लिया, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया बाइनरी सर्च के नाम से, और यहाँ पे हमने एरे को पास कर दिया पास बाय रेफरेंस से, क्योंकि हमारा फंक्शन इंट मेन से शुरू होता है तो यहाँ से शुरू करते हैं। इंट मेन हो गया, यहाँ पे मैंने एरे डाल दिया, उसका साइज़ डाल दिया, सी आउट करा देते हैं। सी आउट का मतलब है क्योंकि बाइनरी सर्च में वो वैल्यू आ जाएगी, बट यहाँ पे कहीं भी पूरे बाइनरी सर्च में कहीं भी वो वैल्यू क्या प्रिंट नहीं हो रही है, मतलब सी आउट नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे सी आउट करते हैं। फंक्शन को कॉल करते करते ही सी आउट करा देते हैं हम, ठीक है ना। ये वाला बात मैंने पिछली वीडियो में शायद से नहीं बताई थी कि हम क्या करते थे, फंक्शन को कॉल करते थे। मानना फंक्शन को तो कॉल कर दिया बट यहाँ पे कहीं भी सी आउट नहीं है, तो उसकी वैल्यू को कैसे सी आउट कराएंगे, तो हम इनकी मेन फंक्शन में ही सी आउट करा देते हैं, फिर फंक्शन को कॉल लगा देते हैं। तो यहाँ पे आया, यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पे आया, फिर इस पे आया, बाइनरी सर्च पे चला गया डायरेक्ट, और क्या पास कर दिया, एरे पास कर दिया, लेंथ पास कर दी, और जो हमें की फाइंड करनी है वो पास कर दी। तब जब इस पे आया तो फिर ये यहाँ पे कोड चला गया, तो यहाँ पे पास बाय रेफरेंस से कर रहे हैं, जिससे मेन फंक्शन में भी चेंजेस क्या होंगे हमारे रिफ्लेक्ट होंगे, जब भी तो वो सी आउट कराएगा। तो यहाँ पे हमने पास बाय रेफरेंस कर दिया, यहाँ पे लेंथ हो गई, यहाँ की वैल्यू आ गई, 2 पॉइंटर्स कर दिए स्टार्ट, 0 और एंड। फिर हमने क्या करा, लूप कब तक चलेगा, इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट भी बताती हूँ लास्ट में। फिर वही मिड निकाल लेंगे हम, मिड इक्वल्स टू किया है तो रिटर्न कर देंगे मिड को। अगर क्या है बड़ा है तो फिर हम फर्स्ट हाफ में चले जाएंगे, तो फर्स्ट हाफ में हमारी स्टार्ट की वैल्यू चेंज हो रही थी, फिर अगर हम फर्स्ट हाफ में जाते तो उसमें मिड की वैल्यू चेंज हो रही थी। अगर कुछ नहीं मिला तो रिटर्न कर देंगे -1, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ऐसे 5, ठीक है ना। अब वो वाला कॉन्सेप्ट बताती हूँ, इक्वल टू क्यों आ रहा है, ये कैसा था, ये था 2 2 4 5 6 7 8 वाला था ये तो, ठीक है ना। तो मैं पीछे बता देती हूँ, मानो कि हमारे पास 5 वाला है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो और 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये स्टार्ट 0 हो गया, एंड हमारा कितना होगा 3 4 5, मतलब 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद फिर किस पे आएगा, सॉरी ये तो नहीं था, हाँ मिड वैल्यू निकाली, तो मिड वैल्यू हमारी कितनी आएगी 4 डिवाइड बाई 2, तो 0 1 2 यहाँ पे आएगी मिड वैल्यू, ठीक है ना। तो मिड ये हो गया, और मान लो मुझे 8 फाइंड करना है, तो किस में जाएंगे हम, अपर इस वाले हाफ में जाएंगे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे, फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो इसमें क्या होता है, अगर हमारा यही वाला आंसर हुआ,
मिड वाला तो ये छूट जाएगा अगर हम स्टार्ट और एंड को इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, तो एक हमारा जो लास्ट का एलिमेंट होगा ना वो छूट सकता है इसलिए। तो अब मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि वो स्टार्ट लेस देन इक्वल टू क्यों लगाना उसमें ज़रूरी है। तो मानो कि मेरी जो की है वो 16 है और ये एक ऑड वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ये एंड इसका 10 हो गया, मैंने इसकी मिडल वैल्यू निकाल ली, वो 5 आ गई। तो मुझे 16 करना है, तो 10 से तो बड़ा है, तो मुझे इस वाले हाफ में जाना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई, तो ये मिड प्लस 1 हो गया आपकी मेरी स्टार्टिंग वैल्यू, एंड सेम ही रहेगी। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया ये, ठीक है ना। ये 6 हो गया, तो ये 10 है, फिर बड़ा है 10 तो ठीक है, क्योंकि ये इधर से चेक करेगा इधर से चेक करेगा। 6 के बाद ये 7 होगा, ये 9 होगा, अब भी बड़ा है, मतलब कंडीशन सही है। फिर क्या है, माना 16 ही था, अब तो 8 और 8 तो इक्वल हो गए और यही मेरा आंसर था। ये इसको चेक ही नहीं करेगा क्योंकि अगर हम इक्वल टू की कंडीशन ही लगाएंगे, और मेरा यही आंसर था, इसलिए हमारा इक्वल टू लगाना ज़रूरी है। मतलब ये बात समझ गए होंगे कि 9 यहाँ पे 7 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू है यहाँ तक, पर इसके बाद लूप चलेगा ही नहीं आगे। बट यही मेरा आंसर है, तो इसलिए इक्वल टू लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया और यही मेरा आंसर है। बट ये वाली तो कंडीशन मैंने इक्वल टू लगाया नहीं, तो ये कंडीशन चलेगी ही नहीं, तो आंसर आएगा ही नहीं, तो -1 रिटर्न कर देगा इस केस में। इसलिए इक्वल टू लगाना इसमें ज़रूरी है। जो स्वैप वाला था उसमें हमने सिर्फ स्टार्ट में लेस देन एंड करा था, क्योंकि अगर वो 3 को नहीं भी करता है तो 3 स्वैप होके 3 लगाएंगे, तो उसमें भी हम इक्वल टू लगा सकते हैं, कोई उसकी बात नहीं है। बट अगर हमने इसमें इक्वल टू भूले, उसमें लगाओ मत लगाओ कोई मैटर नहीं करता, बट इसमें अगर भूले और वही आंसर हुआ तो हमारे पास -1 आ जाएगा। ये वाला प्रॉब्लम है, ये समझ आ गया होगा। 6 और 10 है मतलब एंड बड़ा है, 7 और 9 है मतलब एंड बड़ा है, बट यहाँ पे तो दोनों 8 हो गए ना, और आपने इक्वल टू लगाया नहीं तो ये चलेगा ही नहीं, मतलब आंसर नहीं आएगा। अब हम बाइनरी सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने रिलेशन पढ़ा था कि जो हमारा नंबर ऑफ़ एरेज होता है, मतलब इनपुट साइज़, और नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस मतलब आइट्रेशंस, और जो हम लूप चलाते हैं उन्हें कहते हैं हम नंबर ऑफ़ ऑपरेशन। जैसे हमने फर्स्ट आइट्रेशन करी और हमारा साइज़ था n, सेकेंड आइट्रेशन करी तो n डिवाइडेड बाय 2, थर्ड आइट्रेशन करी तो n डिवाइडेड बाय 4। मतलब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 0 1 2 3 ऐसे इंक्रीज़ होती जा रही है। एक्स आइट्रेशन पे क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 था तो 2 की पावर 3 थी, तो यहाँ पे 3 था तो 2 की पावर 2 थी, मतलब एक कम, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होगी 2 की पावर x माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है ना। तो फिर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x इधर चला जाएगा, दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे 2 के बेस में, तो ये नीचे उतर जाएगा और आपका आ जाएगा log 2 to 1 होता है, यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, और कांस्टेंट को हम इग्नोर करते हैं। तो जो हमारी बाइनरी सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, वो बिग ऑफ लॉग n आती है। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना पढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा ही पढ़ाया था, आगे के चैप्टर्स में पढ़ाएंगे। तो बस हमें यही समझना है कि जो हमारा लीनियर सर्च होता था उसमें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होती थी, बट जो हमारा बाइनरी सर्च है उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ लॉग n, और जो बिग ऑफ लॉग n है वो बेटर कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n से, मतलब लीनियर सर्च से बेटर कॉम्प्लेक्सिटी होती है टाइम सर्च की। ये समझना है इस वाले पेज में बस हमें।